नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त है सबका हिसाब होगा का। बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, क्योंकि जॉर्डन पर ईरान ने ऐसा हमला कर दिया है कि वॉशिंगटन में बैठे सुपर पावर के बॉस डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूट चुके हैं। जो ट्रंप दावा कर रहे थे कि मिडिल ईस्ट में सब कुछ उनके नियंत्रण में है, आज उनके उन बड़े बड़े दावों की हवा निकल चुकी है। ईरान ने अब जॉर्डन को जंग का नया मैदान बना दिया है और वॉशिंगटन में बैठे हुक्मरानों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। खाड़ी में नया वॉर जोन जॉर्डन कैसे बना है, चलिए आपको उसके बारे में बता देती हूं। ईरान ने खाड़ी में अमेरिकी सैन्य बेसों को दहलाया है। ईरान की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी सैन्य बेसों को दहला दिया गया है। ईरानी मिसाइलों का खास तौर पर निशाना जॉर्डन बन गया है, जो कभी यूएई था पिछले बार। और बीते 9 दिनों में से 7 दिन धुआंधार जॉर्डन पर हमला किया गया है। इस दौरान मुख्य निशाना मुवाफक सॉल्टी एयरबेस को बनाया गया है। जॉर्डन में 16 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य बेस पर भारी भरकम नुकसान की जानकारी है। जॉर्डन में की गई भारी भरकम अमेरिकी सैनिकों की तैनाती और अरबों रुपए, अरबों डॉलर के सैन्य उपकरण अब सिर्फ नुमाइश की चीज बनकर के रह गए हैं। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों ने जॉर्डन के एयरबेस पर ऐसा सटीक निशाना साधा है कि अमेरिका के महंगे पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी धरे के धरे रह गए हैं और ईरान ने वहां तबाही मचा दी है। ट्रंप साहब जो कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आज इस चौतरफा हमले के बाद पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और ईरान ने साफ संदेश दे दिया है कि वो अमेरिकी बेसों को कब्रिस्तान बनाने से पीछे नहीं हटने वाला है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, उनसे रूबरू करवाऊंगी, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नया वॉर जोन बना जॉर्डन, ईरान ने गिराए बम। ट्रंप का झूठा पसीना, खाड़ी में यूएस सेना का मुश्किल जीना। ईरान ने छीने प्राण, 16 अमेरिकी सैनिकों की गई जान। जॉर्डन धुआं धुआं, यूएस सेना के लिए मौत का कुआं। धमाकों से मचा जॉर्डन में हड़कंप, कांप गए ट्रंप। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि क्या जॉर्डन पर हमले पूरे पश्चिम एशिया को बड़े युद्ध की ओर धकेल रहे हैं? कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संजीव सिरोही, रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, संजीव श्रीवास्तव, विदेश मामलों के जानकार हैं, हकीम रजा, ईरान मामलों के जानकार हैं। संजीव सिरोही सर, ये आखिरकार आगे क्या स्थिति लेकर के आने वाली, क्योंकि यूएई हमने देखा पिछले बार बहुत दहलाया गया, वहां का रक्षा मंत्रालय बताते रहा कि किस तरीके से उन पर सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं, लेकिन अब जॉर्डन को नया निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे कोई बड़ी वजह है ईरान की? मीनाक्षी जी, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने चैनल पे मुझे आमंत्रित किया। देखिए, जॉर्डन का अगर हम देखें कि जॉर्डन पर पिछले, अगर जैसे आपने खुद बताया है कि 9 दिन में से 7 दिन में जॉर्डन के ऊपर हमला हुआ है, तो उसके समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हुआ क्या है पिछले एक महीने से, जब से ये सीज फायर लागू हुआ था और तब से और जब तक ये लड़ाई दोबारा शुरू नहीं हुई। अमेरिकन बेसिस, जो अमेरिकन ट्रूप्स थे और अमेरिकन के कुछ मिलिट्री एसेट्स जो थे, वो बहरीन, यूएई और कतर से उनको शिफ्ट करा के जो है जॉर्डन में मूव करा गया। उनको लगा कि ये जॉर्डन ज्यादा महफूज है और जॉर्डन से एयर स्ट्राइक करना आसान है, क्योंकि सीरिया इराक के ऊपर से जाना इज मोर एफिशिएंट फॉर अमेरिकन एयरफोर्स। तो उन्होंने काफी जो है अपने जो मिलिट्री एसेट्स थे उनको जॉर्डन में भेज दिया। दैट वाज नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन ये था कि जो ये मिलिट्री बेसिस थे गल्फ कंट्रीज में, उन्होंने कुछ तकरार किया कि जी आप हमारे जगह से यहाँ से आप इस तरह इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो देख रहे थे कि कोई भी जब एयर बेस एक्टिवेट होता था जिस कंट्री से,
ईरान उसी कंट्री के ऊपर रिटेलिएट हमला करता था। तो इसलिए वो भी उन्होंने भी कहा कि ये हमारे ऊपर आप जो है यहाँ से आप अपने मिलिट्री एसेट्स को कुछ को मूव करा दो। तो एक तो जो गल्फ कंट्रीज थे जहाँ पे मिलिट्री बेसिस तो उनकी उन्होंने मना किया, दूसरा जो है अमेरिका को खुद लगा कि जॉर्डन ज्यादा महफूज जगह है जहां से वो एफिशिएंटली अपने ऑपरेशन जारी कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि अब जो है ईरान जो है जॉर्डन के ऊपर हमला कर रहा है। उसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय किया गया, C-17 को किया गया, स्पाई एयरक्राफ्ट किया गया, और 16 जो है अमेरिकन सिटीजन जो सैनिक थे वो भी मारे गए। तो इससे लगता है कि अब जो है पूरा का पूरा जो फोकस है वो शिफ्ट जो है यूएई और सऊदी अरेबिया के ऊपर से हटके अब सारा का सारा जो बहरीन, कुवैत और कतर और उसके बाद जो जॉर्डन के ऊपर चला गया है। तो खास वजह ये है जी कि वहां पे मिलिट्री एसेट्स अमेरिकन के ज्यादा हैं, ज्यादा और है। नंबर दूसरा कुछ गल्फ कंट्रीज ने अमेरिका को ये कहा है कि आप हमारे यहाँ से ये सामान ले जाइए। जी बिल्कुल। अहमद मस्ती खान जी, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला चिल्ला करके ये कह रहे थे कि ईरान में सब कुछ हमने तबाह कर दिया है, ईरान घुटनों पर आ गया है, ईरान हमारे काबू में है, लेकिन खुद के मिडिल ईस्ट में 16 सैनिक मार दिए गए ईरान की तरफ से। अब आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी अमेरिका की? ये देखें, आपका शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि आपने कहा, इनके तकरीबन 17 लोग मारे गए हैं फौजी वहाँ पर, और 430 से ज़्यादा घायल हुए हैं। और ये कभी कभी इनका ये कुछ है कि भाई जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, ये उनको पेंटागन जो है उनका कोई तरीक़ाकार है कि वो उसको फ़ौरन इतला नहीं देते लोगों को, तो शायद कुछ और भी ज़्यादा ज़ख्मी हुए होंगे। तो इस पूरे जो ये फसाद है, इसके ऊपर लोगों को काफ़ी यहाँ पर परेशानी है। और ख़ुसूसन यहाँ पर तो देखें, एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी हो जाती है, जैसे ही गैस की प्राइस ऊपर चली जाती है। शायद हमारे यहाँ साउथ एशिया में गालिबन शायद चीनी के प्राइस पे ऐसा ही होता होगा, लोगों को फ़ौरन ही परेशानी हो जाती है, चीनी की कीमत इतनी ऊपर क्यों चली गई। लेकिन यहाँ पर यही है कि अभी दोबारा वापस गैस की प्राइस जो है, पेट्रोल की प्राइस $4 से ऊपर फी गैलन हो गया। तो ये कोई देखें, ये जो जॉर्डन है, और खुसूसन जॉर्डन अमेरिका का बहुत पहले से ही एक ख़ास उनका रहा है, पाकिस्तान की तरह चेला। आपको शायद याद होगा कि जॉर्डन में ही 1970 में ब्लैक सितंबर हुआ था, जिसमें कि वहाँ ये पाकिस्तान के जो बाद में आमिर बने थे ज़ियाउल हक, वो वहाँ पर स्टेशन थे, और उन्होंने कोई 20,000 फ़लस्तीनी मार दिए थे, बहुत ही 1-2 दिन, बहुत छोटे मुद्दत के अंदर। वो ब्लैक सितंबर कहलाता है वो। और उसी के वजह से फिर वो ज़िया जो है, उन्होंने पाकिस्तान में तरक्की हासिल की और फिर आर्मी चीफ भी बन गए थे। तो ये जॉर्डन जो है, ये अमेरिका के लिए खासा, जो जिस तरह से कि पाकिस्तान गंदे काम करता है अमेरिका के लिए, ये जॉर्डन भी उसी तरह है। अब ईरानियों ने अपनी जो है बंदूकों का रुख उस तरफ कर लिया। जी ठीक है, हकीम रजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हकीम रजा जी, ये ईरान ने क्या सोच लिया है, ठान लिया है कि जहां जहां पर अमेरिकी एयरबेस है, जहां से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है ईरान को, वहां वो भी सबसे ज्यादा तबाही लेकर के आएंगे, इसीलिए जॉर्डन को चुना गया है इस बार, यूएई और सऊदी को छोड़ करके? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच जी। आप देख लीजिए, आप पिछले 40 दिनों में जॉर्डन का उतना रोल नहीं था, पूरा खाड़ी देश का ज्यादा रोल था, तो उसी पे ज्यादा यूएई का ज्यादा रोल था, ज्यादा यूएई पे, कुवैत पे, बहरीन पे, और जितने लोग जो जो भी कंट्रीज का पहले ही वो उन्होंने जंग शुरू होने से पहले ही बता दिया था, संदेश भी भेज दिया था, बता दिया था कि कहीं से भी एयर स्पेस हो, उनकी बेसिस कहीं से भी कोई भी ऐसा आएगा, हम वहां पे हमला करेंगे, क्योंकि आप मुझे मार रहे हैं तो मैं तो रिटालिएट तो करना ही है। तो इसमें इस बार क्या हुआ है, थोड़ा बहुत कुवैत, बहरीन और ज्यादा, सबसे ज्यादा जॉर्डन में, क्योंकि ये नजदीक के खाड़ी देश थे, तो इन अमेरिका ने सोचा कि ये थोड़ा जॉर्डन में रहेंगे तो बीच में जो सीरिया में और कई इसके इराक में और जो रेड सी में जितने भी उसके डिफेंसिव सिस्टम्स हैं, वो उसको नेस्ट करेंगे, जितने भी मिसाइल जाएंगे, मिसाइल और ड्रोन को गिरा देंगे बोल के उन्होंने पूरा जॉर्डन पे ज्यादा फोकस किया। और बाजू इसराइल भी है,
जो भी जितना भी इनके एयर पावर आएगा ईरान का, हम उसको नष्ट कर सकते हैं बोल के इस अंदेशे से उन्होंने वहां पर जितना भी अमेरिकन बेसेस अमेरिका का ज्यादातर वहां से यूज किया। तो ईरान तो आप तो जानते हैं 40 दिन में तो कैसे कि अमेरिका को ये जो जैसे अब ट्रंप बोल रहे हैं ना, हर घंटे में हर एक दिन में वो जब से जंग शुरू हुई थी 40 दिन की, हाँ 2 दिन बाद में बोलना शुरू हो गया ईरान नौवी खत्म, एयरफोर्स खत्म, मगर उसके बाद अमेरिका को ही झुकना पड़ा, ईरान कभी नहीं झुका। हर टाइम भी अमेरिका के ईरान की शर्तों पे अमेरिका ने मान लिया, सब क्या फिर धोखा, इसका तो काम ही ऐसा ही है कि बातचीत करते रहो, धोखा दो, धोखे से मारो। तो ऐसा ही पूरा सिस्टम चला रहा है अमेरिका का। तो वो जो कह रहा है ना, दर हकीकत में वो उसने जैसे उसकी नेवी खत्म हो गई, उसकी आर्मी खत्म हो गई, उसके वेपन्स जितने भी हैं अमेरिका इसमें खाड़ी देशों में वो खत्म हो गए थे, तो उसने मोहलत मांगने के लिए जैसे पाकिस्तान को बीच में डाला, मोहलत लेके फिर थोड़ा बहुत जमा के आया है। तो ईरान, मैं अभी हाल में ईरान ही था, फेब्रुअरी में अयतुल्ला खामेनी की फेब्रुअरी में वहीं पर भी था, मैं अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही आया ईरान से। तो वहां पर जो लोगों के दरमियान जो गुस्सा, पहले तो गम था ही, उसके बाद जो गुस्सा है ना, अभी बातचीत का कोई भी यही नहीं है, यानी कि पूरे लोगों में अगर कोई बात करना चाहे भी ना, तो बात करना हरगिज मना करती है। पब्लिक पूरी तरह बोल रही है कि हम जंग करेंगे, नो नेगोशिएशन, यानी मज़ाकरात हराम में इन आखिर कलाम बेजंगीम, यानी कि उनका एक ही नारा है कि हम जंग करेंगे, जंग करेंगे, क्योंकि हम मज़ाकरात आई मीन नेगोशिएशन में हमारे जो हक है, हक नहीं मिलेगा, हक के लिए हमें लड़ना है। इन्होंने पूरा टारगेट है हमारा हक के लिए, हमें हक के लिए, यानी सिर्फ ईरान का हक नहीं है, पूरी दुनिया के सामने जो अमेरिका की दादागिरी, गुंडाइज्म, खैर एक कुछ हद तक तो खत्म हो गई, जो यूनिपोलर सिस्टम था अभी वो मल्टी पोलर सिस्टम में आ गया है। अभी अमेरिका की एक तो नहीं है, वो तो ये जंग के बाद तो खत्म हो गया है 40 दिन के बाद, और जो उसका जो विखार वगैरह है वो भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अभी तो ईरान ने साफ, यानी पब्लिक का भी यही डिमांड है, और उनके पूरे कई लीडर्स से भी मैंने मुलाकात की, वहाँ के एक्स पार्लियामेंट्री स्पीकर थे हद्दाद आदिल, जिनकी बेटी जो सुप्रीम लीडर, यानी नए मतलब सुप्रीम आगे लीडर आने वाले की। वक्त में हम जॉर्डन के ऊपर और ज्यादा हमले देखने वाले हैं। अब लेफ्टिनेंट हाँ, कर्नल हिमांशु ज्यादा जी नहीं, पूरे खाड़ी मुल्कों में। जी हिमांशी जी, अब बहुत सारी रिपोर्ट्स जरूर ये दावा कर रही हैं कि उनकी तरफ से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स बना ली गई हैं, 14,000 किलोमीटर की रेंज है। बावजूद इसके दावा कोई ईरान की तरफ से किया नहीं जा रहा है। उनके पास सबसे मुफीद रास्ता यही है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी एयर स्पेस हैं, एयरबेस हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, वो उसे किसी तरीके से खत्म कर दें। लेकिन ये तबाही जो जॉर्डन में लाई जा रही है, आपको लगता है कि इसके बाद सब कुछ वो खत्म कर देंगे ईरान और अमेरिका कोई हमला नहीं कर पाएगा? नमस्कार, जय हिंद। देखिए, अमेरिका और ईरान दोनों ही चाहते थे कि ये युद्ध नियंत्रित स्थिति में रहे, लेकिन नाउ इट इज स्पायरलिंग आउट ऑफ देयर कंट्रोल। अब इन दोनों के बस की बाहर की चीज हो गई है। जिस तरीके से देखिए जॉर्डन के हमलों का हम जिक्र कर रहे हैं, तो जॉर्डन की जो सीमाएं हैं वो 4 देशों से मिलती हैं, और ये इजराइल और ईरान समर्थित जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में बफर का काम करता है, और इनके बीच में 1994 से एक शांति समझौता हो रखा है। जॉर्डन पे या किसी और देश पे लगातार हमले करके ईरान अमेरिका पे दबाव बना रहा है कि देखिए, अब कुवैत में जो उन्होंने किया कि डीसैलिनेशन प्लांट्स पे हमले कर दिए, जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी जहां से जनरेट हो रही थी वहां, तो अब जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज किया जा रहा है। और ईरान ने एक चीज शुरू से कही थी कि अगर आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करोगे तो जहां जहां आपको बेसिस मिले हैं, हम उस कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करेंगे, और वही हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने अब एक वर्ल्ड वाइड कॉशन जारी किया है, ट्रैवल जो एडवाइजरी है आज भारत सरकार ने भी जारी कर दी है कि जो भी लोग हैं कृपया करके नॉट जस्ट ईरान बल्कि मिडिल ईस्ट का रुख भी ना करें, आना जाना ना करें। तो इसका मतलब यह है कि चीजें अब बहुत संजीदा हो गई हैं। कल जब डोनाल्ड ट्रंप फीफा से लौट रहे थे, उन्होंने कहा था कि अब हमले और भीषण होंगे। तो अगर अमेरिका वार करेगा तो ईरान की तरफ से पलटवार होगा। और देखिए, ईरान सेल्फ सफिशिएंट है, वो एक मिडिल ईस्ट की स्टैंडिंग मिलिट्री पावर है। दूसरी एक चीज है, कैस्पियन सी की वजह से इनका रशिया के साथ में एक ऐसा रास्ता है जिसको ये बाकी देश जो है ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकल मैं बता रही हूं, अगर उसको और मिसाइलों की भी आवश्यकता होती है तो वो रशिया से भी एड ले सकता है। उसको बाइडू सैटेलाइट से पिन पॉइंट लोकेशन हर जगह की मिल रही है, और ये तो कहा जा रहा है कि जॉर्डन के लोगों ने खुद ही इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी
कि अमेरिकी जहाज कहां कहां खड़े हैं। और देखिए, इस चीज का जश्न मनाते हुए जॉर्डन के लोग देखे गए हैं जब मिसाइलें आके वहां पे गिर रही हैं। तो अब इस समय ईरान उतनी बुरी स्थिति में नहीं है जितना दिखाया जा रहा है। और एक और जो चीज हुई है, खामेनेई साहब के जो जनाजे के बाद में जो हार्ड लाइनर्स हैं उनके हाथ में अब पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। जो पेजेश्कियान साहब, ये जो बाकी लोग आराजी जो कोशिश कर रहे थे कि शांति हो जाए, वो अब इनके बूते की बाहर की चीज हो गई है, क्योंकि लोगों ने साफ कहा है अगर आप शांति की बात करते तो आपकी गर्दन होगी और ब्लेड हमारा होगा। सो इट मीन्स पीपल आर वेरी सीरियस अबाउट जो जमकरान मस्जिद पे उन्होंने लाल झंडा फहराया था, उसको लेके वो बहुत सीरियस हैं। इंतकाम तब तक होगा जब तक ये लोग किसी भी सूरत में अपने पैरों पे जिंदा रहेंगे। जी मीनाक्षी जी। बिल्कुल, लेकिन ये स्थिति तो संजीव श्रीवास्तव जी ऐसी बनी हुई है कि अगर वियतनाम का जिक्र करें या फिर अफगानिस्तान का जिक्र करें, अमेरिका का हाल वहां पर वही होने वाला है जो इराक में हुआ, जो बोरिया बिस्तर समेट करके ये निकले हैं। लेकिन जॉर्डन पर हमला करने से या फिर किसी अन्य देश पर हमला करने से क्या वो अमेरिका का बल तोड़ देगा ईरान? नहीं, इस तरीके का अगर अप्रोच रहेगा कि जंग ही करनी है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, खप जाएंगे, लेकिन शांति की बात नहीं स्वीकार करेंगे, हमें सिर्फ जंग ही करनी है, तो जंग होगी। तो उसके बाद तो अभी जंग चली रही है, आगे भी चलेगी, और मैं तो ये मानता हूं कि जंग लंबी चलेगी। अभी ये जो जंग है ये रुकने वाली नहीं है। और यदि जंग का ही अगर इंटेंशन है, जंग लड़ने का ही अगर इरादा है, तो जाहिर है कि अमेरिका भी पीछे नहीं हटने वाला है। और गल्फ वॉर 1 में क्या हुआ था ये सब जानते हैं। सद्दाम हुसैन इसी तरीके की मंशा रखते थे और उन्होंने कुवैत पर कब्जा कर लिया। और अन्य जो अमेरिका को लगातार वो थ्रेट दिया करते थे, तो कुवैत का तो कब्जा एक बार अमेरिका ने मुक्त कराया, जो उस समय भी जंग हुई थी, गल्फ वॉर 1 कहा गया जिसे। उसके बाद सद्दाम हुसैन को लगने लगा कि हमें कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, कुवैत का कब्जा अमेरिका ने मुक्त करा लिया, लेकिन मुझे कोई वो नहीं कर सकता। लेकिन फिर वो जंग चली और इसी तरीके का जो टसल था, इंटेंस ये तनाव था, वो चला। और फिर 2003 में फिर से अमेरिका ने एक बार बड़ा हमला किया और उस समय सद्दाम हुसैन की रिजीम समाप्त हो गई। सद्दाम हुसैन स्वयं जो है उनको अमेरिका ने कैप्चर कर लिया। तो ये जो अगर इसी तरीके का इंटेंशन रहेगा तो ये बहुत ही ज्यादा, मैं कहता हूं, खतरनाक इंटेंशंस हैं। ये जो सभ्यताओं के बीच में टकराव को बढ़ाने की, जंग को लड़ने की, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की बातें सोचना, ये पूरी मानवता के एक साथ खिलवाड़ करने जैसा है। और ये पूरी शांति विश्व की जो व्यवस्था को भी ये भंग करने का कार्य कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि एक इंटरनेशनल वाटरवे है, उस पर जिस तरीके से उसका वेपनाइजेशन किया गया है, जिस तरीके से उसको बाधित किया गया है, वो पूरे विश्व के साथ एक खिलवाड़ चल रहा है वहां पे। और उसका परिणाम यह है कि आगे आने वाले जितने अदर स्टेट्स हैं, चाहे स्टेट ऑफ मलक्का हो, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर हो और ताइवान स्टेट हो, अन्य जो इसी तरीके की जंग इत्यादि की बात करने वाले जो अन्य राष्ट्र भी बैठे हुए हैं, जाहिर है कि उनके भी मंसूबे बढ़ेंगे। और फिर दुनिया कहां पहुंचेगी आप कल्पना कर सकते हैं। सभी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। यदि इसी तरीके की जंग ही करनी है तो फिर तो मैं मानवता का भविष्य अच्छा नहीं देखता। मैं तो मानता हूं कि इसी तरीके की अगर सोच रही, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की एक शैतानी सोच के साथ, ये तो हर जगह से देखने को मिल रहा है ना। कहाँ ये तस्वीरें नहीं देखने को मिल रही है? यूक्रेन रशिया से जो शुरुआत हुई और फिर उसके बाद 2023 7 अक्टूबर, फिर उसके बाद ये स्थिति, अब ये खत्म कहाँ होते हुए नजर आ रहा है कर्नल संजीत सिरोही? पूरी दुनिया इसी होड़ में लगी हुई है कि अपने आप को पावरफुल दिखाने के लिए दूसरे राष्ट्र को खत्म करते जाएं, और वो वही कर रहे हैं। मीनाक्षी जी, आपका बिल्कुल सही पॉइंट है ये। देखिए, जो ये सुपर पावर थी, जिनको सुपर पावर कहते थे, रशिया अपने आप को सुपर पावर समझती थी, अमेरिका तो अभी भी सुपर पावर समझती है। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, लेकिन 5 साल हो गए यूक्रेन पे जो उनके ऑब्जेक्टिव थे वो अभी पूरे अचीव नहीं हुए हैं। जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जब से स्टार्ट हुआ है, तब से कोई भी देश कितना भी शक्तिशाली हो, वो जो उससे कमजोर देश है उसको इतनी आसानी से हरा नहीं सकता। अब जो कर्नल हिमांशी जी ने कहा था, मैं उनके साथ पूरा एग्री करता हूं। ईरान के पास फिलहाल काफी मिसाइलें हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये लड़ाई लड़के पिछले साल भी उन्होंने लड़ाई लड़ी, इस साल भी वो लड़ रहे हैं। उन्होंने नए नए लेसन सीखे हैं और वो तरीके सीखे हैं जिससे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे वो पेट्रियट का हो, चाहे वो बाकी सिस्टम अमेरिकन सिस्टम हो, उनको किस तरीके से इवेड करना है और किस तरीके से मिसाइल को टारगेट तक पहुंचाना है। हाँ, ये बात जरूर है कि काफी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जाता है, काफी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया जाता है,
लेकिन उनमें से कुछ जो है निकल जाते, वही हाल जो है जॉर्डन में हुआ है। और जो उन्होंने बताया है, ये जो इंटेल है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए जो है ईरान को खबर दी गई थी। एक एक हैंगर का बताया गया था कि वो 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस कहाँ कहाँ पे वो हवाई जहाज के जो हैंगर्स है, और उसको खबर को जो है ईरान ने सही इस्तेमाल किया और उसके ऊपर जो है जॉर्डन के ऊपर हमला किया, और जिसकी वजह से काफी उनके जो हैंगर्स थे वो बर्बाद हो गए। अब सवाल ये उठता है कि ये लड़ाई कब तक चलेगी। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ये सोच रहे हैं कि वो हमला करके इस तरीके से ईरान को जो है नेगोशिएटिंग टेबल पे ले आएंगे और अपनी मर्जी की जो है चीजें उनसे मनवा लेंगे, वो कभी नहीं होगा। ना पहले हुआ, ना अब होगा। नंबर दूसरा, मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो इराक का जो जिक्र कर रहे थे अभी संजीव श्रीवास्तव साहब, इराक में अमेरिका ने अपने ग्राउंड ट्रूप्स भेजे थे। अमेरिका ने जो है मिसाइल और ड्रोन से अटैक करके सदाम हुसैन का रजीम चेंज नहीं किया था। तो अगर ईरान में, अमेरिका में इतना दम है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना दम है कि वो ईरान को जो ईरान में अपने ग्राउंड तब ट्रूप्स की स्थिति भेजें। और अब की स्थिति में भी सर काफी अंतर है। तब युद्ध लड़ने का तरीका अलग होता था, अब युद्ध लड़ने का तरीका अलग है। लेकिन हकीम रजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे भी जान लेती हूँ, ईरान भी बातचीत करने में अब कौन सा इंटरेस्टेड है? वो भी तो यही कह रहा है बार बार कि हमें अमेरिका पर भरोसा नहीं है, अमेरिका बार बार दगा करता है। तो बातचीत करने का इंटरेस्ट रह गया है ईरान का? देखिए, इससे पहले कई बार ईरान ने चाहा कि बातचीत के जरिए ही मामले को हल करने के लिए, कभी भी जंग नहीं चाहता था, कभी भी नहीं। देख लीजिए, अमेरिका ने धोखे से आके, अमेरिका जब जो हमला किया तो उसका जवाब दे रहा है। कभी भी ईरान सामने से, देख लीजिए, इतनी बार आप 1 साल से देख रहे हैं, कभी ईरान सामने से हमला नहीं किया है। जब भी अमेरिका करता है तो उसका बदला ले रहा है। अभी भी जो पानी के ऊपर, वो पावर के ऊपर, जो भी ईरान के सदर्न ईरान का पार्ट पूरा है ना, वहां पर भयंकर ब्रिजेस वगैरह बहुत हमले किए, तो उसका रिटालिएशन जो आप या कुवैत में वगैरह, तो और अभी भी बोल रहे हैं कि हम लोग, अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो हम लोग भी करेंगे। अगर आप ग्राउंड में आएंगे तो हम भी आपके बेसिस लेंगे, आप हमारे जमीन में आएंगे तो आपकी जमीनों में हम जाके आपके बेसिस हम ले लेंगे। ये खुल के बोल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जंग रुकने वाली है। ये जंग तो लंबी चलेगी, और वो कभी भी प्रेशर के साथ, ईरान ने खुल के बोल रहा है कि बातचीत करना है तो इक्वालिटी पे आओ, बैठो, बातचीत करो। प्रेशर करके आपकी दादागिरी के जोर पे, गुंडाइज्म के जोर पे इन्हें हमले करने से ये कभी भी हल नहीं होगा। जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी, वो गया जमाना गया कि जो 40-45 से तकरीबन 47 ईयर्स से भी जो सैंक्शंस लगाए थे, वो भी जिंदगी थी। पूरे खाड़ी देश उसी के साथ थे, वो भी कितनी तकलीफ उठाएगा। ईरान ने बहुत जितना तकलीफ उठाना था, आप मालूम है क्या, सैंक्शन एक थोड़ा दिए जा रहा है तो कोई एक ऑयल, आप देख रहे हैं ना, 47 ईयर्स से कोई रकम का पूरे सैंक्शन पे सैंक्शन। 2018 के बाद इंडिया भी, हमारे भारत से भी कोई ऑयल नहीं लेना, बल्कि ट्रंप साहब जब आए उन्होंने और ज्यादा प्रेशर कर दिया। तो ये चीजें कब तक चलेंगे? एक हद तक, कोई भी एक स्प्रिंग को जब तक दबाना है दबा सकते हैं, जब ज्यादा प्रेशर करेंगे तो स्लिप हो जाएगी, तो ऊपर चले जाएगी। तो ऐसे ही हुआ, ज्यादा जितना दबा रहे थे उतना ऊपर जा रहा था। ईरान के पास इतनी कैपेसिटी है। आपको एक मैडम बता रहे थे कि कैस्पियन है, बिल्कुल, जितना ज्यादा सप्रेस किया जाएगा उतना ज्यादा ये युद्ध हाथ से निकलता जाएगा। लेकिन अहमद मस्ती खान जी, हम देख रहे थे एक स्थिति अमेरिका में जब बनी हुई थी, पहले बार जब युद्ध लड़ा जा रहा था 28 फरवरी के बाद, नो किंग्स मूवमेंट चलता है। अब क्या कोई ऐसी स्थिति नहीं है? अब अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है कि उनका देश एक युद्ध में रहने वाला है एक लंबे वक्त के लिए। देखिए, अमेरिका की, ईरान में अमेरिका नाकाम है, इसमें कोई शक नहीं है। देख, ये 1953 में आपने देखा, अमेरिका ने वहाँ पे मुसद्दिक की हुकूमत गिराई थी। मुसद्दिक नेशनलिस्ट था, उसने वहाँ पे जो तेल की कंपनियां हैं उनको नेशनलाइज किया था। तो ये अमेरिकन CIA, वो उनका जो वहाँ पे मेन स्टेशन चीफ था, वो सदर रूसवेल्ट के करीबी रिश्तेदार थे, कर्मिट रूसवेल्ट, उसको किम रूसवेल्ट कहते थे। तो उन्होंने मुसद्दिक की हुकूमत का तख्ता उल्टा और शहंशाह ईरान को 26 साल तक बिठाया। आप देख लें कि जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद में बनाया हुआ है, मेड इन पाकिस्तान। मेड इन पाकिस्तान चीज़ कहाँ से चल सकता है कहीं? मैं अमेरिका में रहता हूँ, यहाँ पे मार्केट में कोई गलती से हाथ लग जाए मेड इन पाकिस्तान, मैं उसी टाइम छोड़ देता हूँ। मैं कहा भाई, इस पे तो मुझे कोई एतबार नहीं है।
भाई ये मेड इन पाकिस्तान वाला चीज कैसे चलेगा? मुझे तो हैरत होती है अपने ईरान के दोस्तों पे कि भाई अमेरिका के चेलों पे क्यों यकीन करते हैं। ये तो अमेरिका के खास चेले हैं। आप इनसे जरिया बात करने के बजाय डायरेक्ट अमेरिका से बात करें। ये चेले बिल्कुल, आप देखें पाकिस्तान में CIA की मंजी वर्षा चलती है। आपके ख्याल में स्पेन में जो है फुटबॉल के मैच जीत लिया और शहबाज शरीफ जनाब ट्रंप साहब को तारीफें कर रहे हैं। ये अजीब जो है देखें मामला है। ये ईरान को तो शाबाश है। देखें ईरान जैसे बहादुर कौम, इस किस्म के लोग ये बहुत कम दुनिया में। इतनी ज्यादा बमबारी जो हुई है ईरान के ऊपर, मेरे ख्याल में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी कौम पे इतनी बमबारी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं। और ये होता है जंगों में, अगर छोटी पार्टी किसी मामले पे डटी रहती है आखिर में वही जीत जाती है। ये है बात जी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कर्नल हिमांशी जी, आपको लगता है कि आगे स्थिति अमेरिका के फेवर में रहेगी या ईरान के फेवर में रहेगी, या बस ये दोनों लड़ते रहेंगे, बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज तबाह होती रहेंगी और दुनिया भर का व्यापार भी चौपट होते रहेगा? अभी कुछ दिन तो मीनाक्षी जो आप कह रही हैं बिल्कुल वही होगा। देखिए, जब एक सहमति पत्र पर 14 सूत्री आपने एक सहमति बना ली थी, तो अमेरिका को क्या जरूरत पड़ी थी कि जब खामेनेई साहब का फ्यूनरल चल रहा था उस समय अटैक करने की? क्योंकि अमेरिका डर गया था कि जिस तरीके से डिप्लोमेटिक जीत ईरान ने हासिल कर ली थी कि 70 से ज्यादा देशों के लोग वहां पे पहुंचे थे उनको अपने लास्ट रिस्पेक्ट्स देने के लिए, और उस समय अमेरिका ने हमला किया। तो देखिए ये विश्वासघात है। और एक और चीज थी कि जब आपको क्लियरली बताया गया है, ईरान बार बार इस चीज को कह रहा है कि हमने आपको एक नेविगेशन के लिए रास्ता दिया है, बाकी जगह हमने माइंस लगाई हुई है। और देखिए कल भी हुआ है कि एक जहाज उनसे टकराकर ध्वस्त हुआ है। तो आपको क्या जरूरत थी कि आप उस चीज को तोड़ रहे हैं? देखिए ये जो दोनों देश है ना, अभी देखिए एक यूरेशिया ग्रुप है जिसके जो संस्थापक है इयान ब्रेमर, उन्होंने कहा है कि आगे आने वाले कुछ दिन पूरे विश्व के लिए बहुत खतरनाक होंगे। तो ये जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन ग्रुप्स हैं उन्होंने अपना एनालिसिस करके बताया है कि ये दोनों देशों के बीच में अभी सहमति होने वाली नहीं है, क्योंकि ईरान का जिस तरह से मैंने बताया कि वहां की आबो हवा बदला चाहती है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए पीछे नहीं जा सकते क्योंकि उनका बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट पूरे मिडिल ईस्ट में न सिर्फ बेसिस के रूप में है, बल्कि ऑयल रिफाइनरीज में अमेरिकन पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है। और अगर वो पीछे हटते भी हैं तो देखिए इस समय इजराइल थोड़ा शांत बैठा हुआ है, वो शुरू हो जाएगा क्योंकि वो अभी डायरेक्टली इंगेज नहीं कर रहा है ईरान के साथ में, लेकिन उसको जैसे ही लगेगा अमेरिका पीछे हट रहा है तो वो आ जाएगा। और हम जिस तरीके से देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने भी जो अंसारुल्लाह है उनको भड़काने की कोशिश की है। तो इसमें बहुत सारे खित्ते हैं जो जलाना चाह रहे हैं इस पूरे खित्ते को। तो मुझे लगता है कि अब हमें ये देखना है कि जॉर्डन जैसा जो देश इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था उस पर भी अगर हमले हो रहे हैं तो हमारे भारतीय हित कितने सुरक्षित है, क्योंकि हमारे लोग मिडिल ईस्ट में हैं, लगभग 10 लाख के करीब हमारे लोग हैं। हमारी जो सप्लाई चेन्स है वो भयंकर तरीके से डिस्टर्ब हो रही हैं, और अगर मान लीजिए केप ऑफ गुड होप की तरफ से होकर हमारे जहाजों को आना पड़ा तो महंगाई कितनी बढ़ेगी। तेल बंद है, LNG बंद है, LPG बंद है। तो हमको अब आई थिंक बहुत प्रोएक्टिवली काम करना पड़ेगा इसमें कि अब हम बढ़कर जिम्मेदारी संभालें कि किसी भी तरीके से युद्ध शांत करने की कोशिश की जाए। जी मीनाक्षी जी। लेकिन संजीव जी, आगे की स्थिति जिस तरीके से बिगड़ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बाकी देशों को, बाकी कंट्रीज को भी अपने हिस्से में और चपेट में लेने वाला है, खासतौर पर पश्चिम एशिया? नहीं नहीं, देखिए एक तरफ तो ये है कि युद्ध भी लड़ना है और दूसरी तरफ है कि शांति भी होनी चाहिए। तो दोनों कैसे होगा? या तो ये आप युद्ध ही कर लीजिए या तो शांति की बातें कर लीजिए। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मरने मारने के लिए तैयार हैं, अंतिम दम तक, अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारतीय हित भी प्रभावित नहीं होने चाहिए। ऐसे कैसे होगा? ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं ये कब छूटेंगे? इसको त्यागना पड़ेगा। पहले एक क्लैरिटी लानी पड़ेगी कि आप युद्ध चाहते हैं कि चाहते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से पहले समझ लेने की आवश्यकता है। बेसलाइन क्लियर कर लें और उसके बाद आगे की एनालिसिस करें, ये भी ज्यादा बेहतर होगा। और देखिए इस तरीके का मैं फिर से कहूंगा कि ये जो सोच है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस को कराने की, आखिर देखिए ये जो ईरान है वो इंटरनेशनल वाटर वेज पर ऐसे ही बाधा पैदा करेगा तो कल चाइना ताइवान स्टेट में हम कोई शिप भेजेंगे तो वहां कहेगा कि नहीं ये तो हमारा वाटर वे है, आप यहां से नहीं जा सकते, साउथ चाइना सी में आप नहीं जा सकते। हम भी कल को कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मलक्का में आप मुझसे पूछ के ही जाना होगा।
कोई कहेगा कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर में मुझसे पूछ के जाना होगा। तो ये क्या तरीका है? ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खिलवाड़ करने जैसा ही तो है। आप यदि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में उसका ऑक्युपेशन कर लेंगे, उसको वेपनाइज कर लेंगे, तो आप चाइना को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं। आप जो है नॉर्थ कोरिया को और अन्य राष्ट्रों को इस तरीके की जो विस्तारवादी रिजीम्स हैं उनको बढ़ावा नहीं देंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ पूरा खिलवाड़ चल रहा है। और ये जो सोच है ना कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन समाप्त करके ही छोड़ेंगे अमेरिका को। अमेरिका भी ऐसे ही सोचेगा फिर? क्या अमेरिका पीछे हटने वाला है क्या? वो नहीं हटेगा पीछे। अमेरिका ने तो, वो तो ऐसा राष्ट्र है इसने न्यूक्लियर बम चलाने से नहीं चूका। वो अगर वो कभी ऐसी स्थिति आएगी तो वो अपना न्यूक्लियर बम भी चलाना जानता है। वो अब तो हिरोशिमा नागासाकी का एग्जाम्पल आप जानते ही हैं। जब जापान सरेंडर नहीं करने को तैयार हुआ तो अमेरिका ने कहा कि फिर तो हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि मैं मानता हूं कि आज के समय में न्यूक्लियर बम चलाना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन दुनिया में अगर विनाशकारी सोच के साथ कार्य किया जाएगा तो सर्वनाश सुनिश्चित है। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। इसके बारे में विचार करना चाहिए। ठीक है, अब देखना होगा सिरोही सर कि ये युद्ध और कितनी तबाही लेकर के आता है, क्योंकि अब क्या तेहरान के अंदर, ईरान के अंदर कोई जगह ऐसी रह गई है जहां पर अमेरिका की तरफ से हमला नहीं किया गया हो? देखिए मीनाक्षी जी, हमला अमेरिका अपनी तरफ से पूरा कर रहा है, लेकिन सिर्फ जो हमला करने से अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईरान की जो है कमर को तोड़ देंगे, आप नहीं तोड़ पाएंगे। क्योंकि जो जज्बा उन्होंने जो है ये 9 जुलाई को दिखाया है, अयतुल्लाह खमैनी साहब का जो वो किया गया था, तो उसके बाद पूरा देश जो है भड़का हुआ है। और इस तरीके से जो है वहां पे लोग जो है IRGC की जो है कमांड है वो उसकी पकड़ दिन दिन बढ़ती जा रही है। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे वो प्रेसिडेंट है चाहे फॉरेन मिनिस्टर है, उनकी पकड़ कम होती जा रही है, IRGC की बढ़ती जा रही है। और जब IRGC की पकड़ बढ़ेगी तो शांति की जो बातें हैं वो कम होने लगेंगी और लड़ाई की बातें ज्यादा होने लगेगी। तो ये मेरा ये मानना है कि ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का सारा झगड़ा अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान नहीं खोलता है और अमेरिका जो उसको खुलवाने की कोशिश करता है, तो ये लड़ाई इसी तरीके से चलती रहेगी। और ये इसका जो है मुझे अभी आज के दिन इसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है, अनलेस जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब पीछे हट जाए, जो कि नहीं हटेंगे, और जो है ईरान वाले पीछे हट जाएंगे, वो भी नहीं हटेंगे। तो ये लड़ाई इसी तरीके। कुछ कह रहे हैं आप किसी बात पर, हकीम रजा जी का रुख कर लेती हूँ जी। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले भी खुला हुआ था जंग से पहले। उसके बाद जंग के दौरान बीच में जब भी सीजफायर हुआ, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, कभी बंद नहीं था। ये अमेरिका ने वो लेके आके वो ब्लॉकेज कर दे, ईरान पे जब बंद कर दे, वो उन्होंने कहा कि सिर्फ अमेरिका और अमेरिका के साथियों को बंद है। जितने भी भारत है, चाइना है, सब पूरे कंट्रीज को खुला ही था, कभी बंद था ही नहीं। ये गलत प्रोपेगेंडा है कि गलत। ये अमेरिका के तरफ ब्लॉकेज डालेगा तो वो डेफिनेटली मेरा आयल नहीं जाएगा तो किसी का भी नहीं जाएगा, ये ईरान का बोलना है। मेरा जा रहा तो सबका जाएगा। यहाँ पर ये अमेरिका की दादागिरी है, यहाँ पर ईरान का कुछ है ही नहीं। इसमें क्या है, आप शॉर्ट टाइम के लिए हमारे भारत को मुश्किलात आएंगे, तकलीफें आएंगे, एनर्जी का शॉर्टेजेस होंगे बहुत सारा, और मिडिल ईस्ट में जितने 10 लाख के करीब हमारे जॉब्स कर रहे हैं उसमें थोड़ा आएगा। मगर लॉन्ग टर्म के लिए जब अमेरिका की दादागिरी खत्म हो जाएगी तो ये जो बड़े कंपनीज हैं वो मिडिल ईस्ट में करेंगे नहीं। सबको पता चल गया है, कोई इन्वेस्टमेंट, सारा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैन पावर पूरा हिंदुस्तान में ही है, हिंदुस्तान के लिए बहुत फायदेमंद होगा। लॉन्ग टर्म अगर देखेंगे अब तो आगे ये देखना होगा कि लॉन्ग टर्म अगर ये जंग चलती है तो किसके लिए फायदा और किसके लिए नुकसान लेकर के आती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।